फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन का डर, नौकरियों का खतरा और हाउस होल्ड डेटा, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि सोने को तेजी की तरफ मजबूर किया। जब इस तरीके का बबल क्रिएट होता है तो जब फटता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। देखिए, जिसने मौके पे चौका मार दिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने चौके पे जाके मौका ढूंढने की कोशिश करी उसका तो नुकसान है। अभी समय का खेल और समय का पहिया देखते चलिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुनाफा इस प्रोग्राम के जरिए जरूर मिलेगा जब आप खरीदारी उस समय करें। अब मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग पिछले 17-18 साल से मैं इनको जानता हूं और मार्केट की बात जब भी होती है तो इनसे मैं सलाह ज़रूर लेता हूं। सर, सोना चांदी ये दोनों ही अपने ऐतिहासिक शिखर को छूकर उससे अब काफ़ी नीचे आ गए हैं। अब लोगों के मन में जो है ये सवाल उठ रहा है, जब भी ऊपर जाता है तब भी सवाल उठता है और जब एकदम धड़ाम से नीचे आता है तब भी सवाल उठता है। तो एक तो ये कारण क्या है, एकदम क्यों गिर गए हैं ये, और आगे अब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इस समय सोने चांदी की चमक में कहीं ना कहीं से, कहते आपने कहावत सुनी होगी ना कि सोना अगर किसी को मिल जाए तो उसकी चमक में अंधे हो जाते हैं। कुछ सोने की बाढ़ जो है वो इसी तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन आपका सवाल काफ़ी वाजिब है कि सोना इतना बढ़ा क्यों। देखिए, सोना इतना बढ़ा उसके पीछे के बहुत से रीज़न है। पहला कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक संकट यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे, एक स्पेकुलेशन होती है, आदमी जितना डरेगा उतना सोना खरीदेगा, और ये चीज़ पूरे विश्व के साथ हो रही थी। चाइना भी अपने रिज़र्व को बढ़ा रहा था, यूएस भी अपने रिज़र्व को बढ़ा रहा था, भारत भी कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की डोमेस्टिक बाइंग काफ़ी अच्छी है। और विदेशी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी करेंसी के अगेंस्ट में सोने के स्टॉक को रखते हैं, और इसी वजह से ये एक चेन रिएक्शन देखने को मिला। और कुछ ही महीनों के अंदर सोने ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि शायद मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में इतने बड़े रिटर्न्स किसी में आपको मिलते नहीं हैं, और सोने ने अपनी पहचान एक नए तरीके से दिखा दी। तो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन का डर, नौकरियों का खतरा और हाउस होल्ड डेटा, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि सोने को तेजी की तरफ मजबूर किया। लेकिन होता क्या है, आपने कहावत सुनी होगी कि जब हर आदमी ये बात करने लगे कि ये बढ़ेगा, तो वहीं से उसी दिन से खतरा शुरू हो जाता है। और सोने का जो आपने जैसे बताया कि जिस हिसाब से 1,40,000 का भाव हमने देखा ऊपर साइड पे, सिल्वर 2 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। तो सबकी एक बढ़ने की सीमा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ते बढ़ते ऐसा पहुंच जाएंगे कि जहां पर आप बेस स्तर को भूल जाएं। यहाँ पर सोने और चांदी के दाम इस तरीके से बढ़े, बेतहाशा बढ़े कि आपको ETF की शॉर्टेज पड़ गई, आपको वहाँ पर प्रीमियम देना पड़ रहा है। और जब इस तरीके का बबल क्रिएट होता है तो जब फटता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सोने और चांदी इन दोनों में जो हाई बने हैं, जो आप ये प्राइसेस देख रहे हैं, ये अब शायद आगे मुद्दतों के लिए बन चुके हैं। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बबल था वो कहीं ना कहीं से फट गया है और ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से सोने के दाम अभी अगर आप जो देख रहे हैं, जो आज के दिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो 1,22,23,000 के बीच चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लख टकिया अब लाख के आसपास आ जाएगा, या हो सकता है कि आपको 95,000 के आसपास भी देखने को मिले, यानी कि अभी तो गिरावट बाकी है। अच्छा, और चांदी असल में बहुत लोगों ने मतलब जो कभी सोचा ही नहीं था, चांदी भी जो 2 लाख तक गई, अब वो भी काफ़ी नीचे आ गई है। तो उसके लिए आगे अभी क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिसने मौके पे चौका मार दिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने चौके पे जाके मौका ढूंढने की कोशिश करी उसका तो नुकसान है। अब जिन लोगों ने मैंने हमेशा कोशिश ये करी लोगों को बताने की कि जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो हमेशा जितनी ज़रूरत हो ना उसको चादर छोटी कर लेनी चाहिए, और जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ही खरीदो, क्योंकि हायर प्राइसेस आपके लिए कभी वायबल नहीं होते, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी और परचेजिंग पावर के हिसाब से भी। हम भारतीय बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं कि हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, हमें थोड़ा मुनाफा कहीं मिल जाए। हम इसलिए कभी निवेश नहीं करते कि हमेशा मैं निवेश करूं और वहीं से स्टॉक गिर जाए या वहीं से आपका कमोडिटी गिर जाए। सोने के 2 लाख के भाव वाजिब नहीं थे, इसीलिए गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही। अब तक आज के दिन भाव की बात करें तो 1,43,000 से
45,000 के भाव पहुंच चुके हैं, यानी कि लगभग 55,000 से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। लेकिन ये गिरावट अभी थमेगी नहीं, 1,20,000 से भी आसपास के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो सोच समझ कर ही सोने में निवेश और चांदी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं कि 1,95,000 सोना जा सकता है, ये कितने टाइम फ्रेम में आप कह रहे हैं कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये हो सकता है? मैंने शरद जी आपको बताया ना, ये अब हाई इस साल का नहीं हो सकता, अगले 2 साल का ये हाई सोने और चांदी दोनों में बन चुका हो। तो अब जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं से नीचे साइड पे ही रहेंगी, और अगर इसके हिसाब से चले तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक सोने में और अप्रैल तक सोने में और बड़ी गिरावट दिखेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ। मुश्किल ये इसलिए है कि बहुत से लोग जिनके यहाँ शादी है, कुछ के यहाँ अभी शादी का सीज़न अभी शुरू हो रहा है, और कुछ के यहाँ जो है अब अगला शादी का सीज़न जो आएगा वो होगा, और हो सकता है कि उसके अगले के सीज़न के लिए भी, क्योंकि लोग जो है पहले से प्लानिंग करते हैं। तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई सोना चांदी जो उनको लेना है, क्या वो अभी ले लें या रुक जाएं? जाहिर सी बात है, अभी जिनको लेना है वो तो ले ही लेंगे, उनका तो बहुत ज़्यादा कुछ समय बचा ही नहीं उनके पास में। लेकिन जो अब अगले साल में शादी का सीज़न आएगा, चाहे वो शुरू में आए या आखिरी में आए, तो उनके लिए क्या है कि अभी रुक जाएं और अभी गिर सकता है, आप ये कह रहे हैं? देखो शरद, मैं बहुत सिंपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम ये आप जब ये शो शूट कर रहे हैं तो हम ये अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जो शादियां हैं उनके पास ऑप्शन है, और जो आगे की शादियां उनके पास बहुत ऑप्शन है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, अभी जो शादियां हैं जिन्होंने जितनी खरीदारी करी उसको थोड़ा कम रखिए। बेटे को देना है, बेटी को देना है, तो उतना ही खरीदिए जितना सुसज्जित अच्छा लगे। अच्छा, और ज़्यादा खरीदना है तो अप्रैल का वेट कर लीजिए। आप उस टाइम पे उसको 6 महीने का गिफ्ट तब दीजिएगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। जिनकी शादियां फरवरी में हैं और जिनकी शादियां फरवरी के बाद मई में आएंगी, उनको अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी समय का खेल और समय का पहिया देखते चलिए। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुनाफा इस प्रोग्राम के जरिए ज़रूर मिलेगा जब आप खरीदारी उस समय करेंगे। ठीक है, और यही बात फिर आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोना और चांदी में, उनके लिए भी आप यही कहेंगे कि अभी रुक जाओ, तो थोड़ा सा ये नीचे और आए तब आप जो है खरीदना शुरू करना? देखिए, इन्वेस्टमेंट की एक सीमा होती है। मुझे लगता है कि अगला साल जो है वो पूरा इन्वेस्टमेंट से बाहर रखना चाहिए। सोने में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, और आने वाले 6 महीने तक तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने निवेश के लिए किया था तो ये भी कहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूर करते चलो। पैसा अपने पास कैश इन हैंड रखो, नहीं समझ आता तो पैसा थोड़ा सा निकाल करके 6 महीने के लिए एफडी में डाल दो। सोचना फिर बाद में निवेश करने के लिए कि शायद आपकी ये स्ट्रैटेजी आपको और बड़ा माहिर बना देगी। एक आखिरी सवाल, ये जो डी-डॉलराइजेशन वाली बात चल रही थी कि असल में सब लोग सोना खरीद रहे थे कि भाई डॉलर को ठिकाने लगाना है और अमेरिका को सबक सिखाना है, तो रशिया, चाइना, इंडिया ये जो है एक अलग तरीके से अपना रिजर्व क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से जो है सब सोना खरीदते थे कि रिजर्व बनाओ अपना, कल को अमेरिका को जो हम सबक सिखाएंगे। क्या अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा अब नीचे आ गया है क्या, या फिर अपनी क्षमता खरीदने की अब कुछ कम हो गई है, या फिर कुछ आपस में बातचीत हुई है जो ये सब अब नीचे आ रहे हैं? देखो, होता क्या है कि जब इकोनॉमी में ऐसे क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन या क्रूड ऑयल का कुछ उबाल दिखता है ना, तो हमेशा सोने की तरफ ही लोग सोना बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोने के प्राइसेस भी एक लिमिट होती है। इस समय सोना डॉलर में देखें तो $4,000 के आसपास चल रहा है, और $4,000 का जब अगर सोने की आप बात करें तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा ओवर प्राइस नज़र आता है, क्योंकि आपने सोना खरीद के रिजर्व तो रख लिया, लेकिन जब आपको उस रिजर्व की ज़रूरत हो और उस समय प्राइसेस अगर 30% नीचे हों तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, या फिर आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अच्छा। और हायर प्राइसेस में रिजर्व रखना कहीं से भी समझदारी नहीं होती है। और ये सारी कंट्रीज़ अगर रिजर्व करती हैं तो उनको खर्च करना पड़ता है, उनके अपने जो एक्सपोर्ट के लिए दूसरी करेंसी होती है वो उनका खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं से वो बर्डन इकोनॉमी पे भी पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बहुत सिंपल, चूंकि आपके दर्शक बहुत सीधे सोचते हैं, अगर भारत यहाँ पर सोने का रिजर्व बढ़ाना पड़े तो उसको अपने करेंसी का रिजर्व कम करना पड़ेगा। अगर करेंसी का रिजर्व कम करते हैं तो आपकी ताकत कम हो जाएगी, पहला। दूसरा, आप जब इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ बाहर से, जब आप खरीद के इंडिया में लाएंगे तो आपको वो आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं होगी, और आप कई बार ऐसा होगा कि आपको बिलिंग पे करते करते आप डेट पे जा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पर इकोनॉमी के लिए और देश के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ये जो सर ने बात कही उसको मैं जैसे समझाऊं, आप बताइएगा मैं सही समझाऊं क्या, कि आपको मान लीजिए इंडिया गोल्ड खरीद रहा है,
तो भाई कुछ देगा तभी तो गोल्ड खरीदेगा। तो गोल्ड खरीदने के लिए वो अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो डॉलर्स में है उसको खर्च करना पड़ेगा। अब वो कितना कम कर सकता है? ऐसा ना हो कि भाई वो एक लेवल से ज़्यादा नीचे आ जाए, पता लगा फिर एक संकट आ गया, क्योंकि अभी जो बड़ी करेंसी है वो तो डॉलर ही है। सही कह रहा हूँ सर? जी बिल्कुल, एकदम सही आपने शरद जी बताया। और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूँ, क्योंकि मैं जब और लोगों के व्यूज़ देखता हूँ तो सब लोग आंख बंद करके सिर्फ एक तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि सोना रिटर्न दे रहा है, खरीद डालो खरीद डालो खरीद डालो। थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है। सर बहुत धन्यवाद। अब मैं बल्कि आखिरी में मैं ये कहूँगा कि पहली बार हमने चांदी पे स्टोरी करी। हम हमेशा सोने पे तो स्टोरी करते आ रहे हैं, दर्शक भी सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा आया पहली बार हमने चांदी पे भी स्टोरी हमें करनी पड़ गई। नहीं, बहुत ज़रूरी है। और आपका चैनल जो लोग देखते हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अपडेट हो रही तो अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने सोने और चांदी जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको जानने का ज़रूर हक है, और उसकी भी सही इन्फॉर्मेशन के लिए आपके इस चैनल को जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोशिश मेरी ये होती है कि ऐसे ही जो है अपने दर्शकों को जो है, जो जानकार लोग हैं भाई, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना है कि हाँ ये मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो ऐसे ही लोगों को मैं चाहता हूँ, खासतौर से तब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई आई गई बात तो है नहीं, आपका पैसा लगना है तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई सोच समझ के निवेश करें। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जानकार जो हैं कुछ भी कहते से बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोगों को सलाह देनी होती है भाई, पूरे अपनी स्टडी करें। जब पैसा लगाना होता है ऐसे ही किसी के कहे पे पैसा ना लगाएं, आप थोड़ी स्टडी कीजिए, जैसे इन्होंने कुछ बताया है, और आप कुछ समय मॉनिटर कीजिए कि हाँ इन्होंने जो बताया था वो ठीक निकला, तब जाके जो है आप जो है, क्योंकि आपका जब भरोसा बनेगा तब आप और अच्छे से जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, वरना खाली ऐसे ही पैसा लगा देने से जो है वो नुकसान भी हो जाता है। इसलिए वेल इन्फॉर्म्ड रहें, तो तभी जो है एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन पाएंगे। शरद जी बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं एक चीज़ इस पे ऐड करना चाहूँगा, जो कि शायद मेरे ख्याल से आपके जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को देखते होंगे, लेकिन हाँ हमारे जो मित्र लोग हैं उनको शायद थोड़ा कम अच्छा लगे। पहला, मैं हमेशा कहता हूँ कि रील देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो। दूसरा, किसी भी इंस्टा की रील देखी, ये शेयर इतना बढ़ गया, खरीद डाला, कभी मत खरीदो। कभी भी किसी के कहने पे कोई शेयर मत खरीदो। पैसा आपका है, मेहनत आपको करनी है, कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। और एक बात जो आपने कही है, देखिए आप जमाना बदल रहा है, बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर देती हैं और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सी चीज़ें, आप प्रॉपर्टी में भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, आप सामान खरीदने में ऐसी गलतियाँ करते हैं, और खरीदने के बाद पछताते हैं कि शायद मैंने गलत देखा। तो उन रिव्यूज़ से थोड़ा बचें। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो आज के समय में अब वो दौर है कि अगर मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कहता हूं कि आप अपने लिए एक्सपर्ट रख लीजिए। अगर आपको धनाढ्य बनना है तो किसी धनाढ्य आदमी को आप अपना एक्सपर्ट रख लीजिए, वो अपने आप आपको धनाढ्य बना देगा। ये बात आपने सही कही, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये खुद एक्सपर्ट होके ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई किसी पे ऐसे ही आप भरोसा मत कीजिए, और इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये खुद भी कहते हैं कि भाई आपको अगर किसी को देखना है कि भाई हाँ ये बात सही कह रहा है नहीं कह रहा है, कुछ समय तक मॉनिटर कीजिए कि इन्होंने अभी कुछ बताया है, कुछ समय तक आप मॉनिटर कीजिए, देखिए कि हाँ जो इन्होंने बताया था वो सही है या नहीं है। वही जो इन्होंने बताया ना, मैं उसी को इलेबोरेट कर रहा हूँ कि खाली रील्स देख ली, 10 सेकंड की रील देख ली, 20 सेकंड की रील देख ली, वो खूब वायरल हो रही है और सब लोग लग गए उसमें पैसा लगाने में, और उसके बाद में पता लगा कि भाई नुकसान हो गया। तो इन सब से बचिए। इसलिए जो मैं अपने वीडियो हैं ये इसलिए लंबे भी रखता हूँ कि भाई बात पूरी कीजिए। खाली इन्फ्लुएंस करके जो है भाई आपका पैसा मैंने तो लेना नहीं है, इन्होंने तो लेना नहीं है, ठीक है, नुकसान होगा तो आपका होगा, इसलिए सोच समझ के ही निवेश कीजिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मुन्ना कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा।